बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र अर्थात सीडीपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो सभी शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का अध्ययन बच्चों को समझने एवं विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बाल विकास का सामान्य अर्थ है बालक का विकास, अर्थात किसी बालक में समय के साथ हुए गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं। यह बालक में समय के साथ शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई और सामाजिक विकास को बाल विकास कहते हैं। आइए बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को देखते हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि सीटेट, बीटेट एवं अन्य प्रदेशों के टीटी परीक्षा अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा और विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक अर्थात एजुकेशन से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए पहला प्रश्न है, बाल विकास के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों में से महत्वपूर्ण प्रश्न पहला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है। अर्थात प्रश्न है कि शिक्षा का क्या उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य जो लक्ष्य है उसका मूल स्रोत माने मूलभूत स्रोत में आया मूलभूत जरिया क्या है। शिक्षा के उद्देश्य का जो जरिया क्या है, तो जरिया जो है वह है मानव अनुभव या शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज या व्यवसायिक संगठन या शिक्षा मनोविज्ञान। साथियों इसका उत्तर होगा मानव अनुभव। शिक्षा के उद्देश्य का जो मूलभूत स्रोत है वह है मानव अनुभव। मानव अनुभव ही बहुत बड़ा जरिया है शिक्षा का, ज्ञान का। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए, शिक्षक को, प्रशासकों को, लेखक को या समाज को। इसका सही उत्तर होगा समाज को। समाज को ही यह लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि प्राथमिक कक्षा में शिक्षा का क्या नजरिया हो, शिक्षा का क्या लक्ष्य हो, क्या एम हो, माने क्या पढ़ाया जाना चाहिए, ये समाज तय करना चाहिए। समाज का ये दायित्व है। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए उपाधि एवं प्रमाण पत्रों का संग्रह करना, कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना, जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना या विषय वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना। तो साथियों शिक्षा का जो रियल जो एम है, जो टारगेट है वो क्या है, कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा को परिभाषित किया जाता है जीवन की तैयारी के रूप में, विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में, ज्ञानार्जन के रूप में या अनुभवों के द्वारा होने वाले ज्ञान वृद्धि के रूप में। तो आपने पहले ही देखा कि शिक्षा का जो मूल स्रोत है वो है मानव अनुभव। यहाँ भी शिक्षा को हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, इसके लिए सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभवों के द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान वृद्धि के रूप में। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5वां प्रश्न, वे गुण जो बालक जन्म से लेकर आता है क्या कहलाता है, वंशानुक्रम, वातावरण, बौद्धिक या विचारशीलता। तो साथियों बच्चे का वो गुण जो जन्म से लेकर वो आता है वो है उसकी विचारशीलता। विचारशीलता वो गुण है जो बच्चे जन्म से लेकर आता है और माता पिता के द्वारा जिन गुणों का स्थानांतरण होता है वे वंशानुक्रम कहलाते हैं, परंतु विचारशीलता एक ऐसा गुण है जो बच्चे जन्म से लेकर आते हैं। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं, अभिवृद्धि, विकास, परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका उत्तर होगा विकास, ऑप्शन नंबर बी। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को हम विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की तीनों अवस्था है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। चलिए अगला और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 3, 4 या 5। तो साथियों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। बाल विकास को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, परंतु शैक्षिक दृष्टिकोण से हम बाल विकास को शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बांटते हैं, परंतु मुख्यतः बाल विकास को 2 ही भागों में बांटा गया। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया था। तो इसका उत्तर होगा राइस। राइस ने बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कार किया था। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है,
140 से, 100 से, 90 से या 120 से। तो साथियों टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि होता है वो 100 से अधिक होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसकी बुद्धि लब्धि 100 से अधिक होती है वो प्रतिभाशाली व्यक्ति कहलाते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अति प्रतिभावान बालकों का बुद्धि लब्धि मान होता है 140 से 169 के मध्य, 140 से 150 के मध्य, 130 से 140 के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 130 से 140 के मध्य। जो अति प्रतिभावान बालक हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि है वो 130 से ज्यादा और 140 से कम, अर्थात 130 से 140 के मध्य होता है, वो अति प्रतिभावान कहलाते हैं। अगला प्रश्न, 25 से 46 बुद्धि लब्धि बालक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? बुद्धिमान, मूर्ख बालक, या तेज बालक, या जड़ बालक? साथियों इसका उत्तर होगा मूर्ख बालक, ऑप्शन नंबर बी। जिसकी बुद्धि लब्धि 46 से कम परंतु 25 से ज्यादा है उसको हम बुद्धि लब्धि के आधार पर उसको मूर्ख बालक समझते हैं, और जिनका 25 से कम है उसको हम जड़ बालक कहते हैं। चलिए अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 13वां प्रश्न, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? गिलफोर्ड, थॉर्नडाइक, स्पेयरमैन, या बिने? तो साथियों इसका उत्तर होगा बिने। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे बिने। चलिए अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न, बुद्धि की प्रमुख विशेषता है? जन्मजात होती है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, बुद्धि सीखने की क्षमता है, या उपरोक्त सभी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। बुद्धि अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है, बुद्धि की यही प्रमुख विशेषता है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रमों का झुकाव होना चाहिए विषय वस्तु की ओर, संपूर्ण विषयों पर, साधिकार चेष्टा की ओर, सामाजिक विकास की ओर, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर? तो इसका उत्तर होगा बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। प्राथमिक स्तर के जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो बाल विकास के समस्त पक्षों की ओर उनका जो झुकाव होना चाहिए, ताकि बालक का हर तरह से विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, हर तरह का भाषाई विकास हो। ऐसा पाठ्यक्रम बनना चाहिए कि जिससे समस्त पक्ष जो है उसमें आ जाए। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, छात्र कक्षा के किस घंटे में क्या अध्ययन करेगा, यह निर्णय कौन करता है? स्वयं छात्र के द्वारा, माता पिता के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, या प्रधानाचार्य के द्वारा? तो साथियों इसका उत्तर होगा शिक्षक के द्वारा। शिक्षक ही ये तय करता है कि छात्र कक्षा में किस समय में, किस घंटे में क्या अध्ययन करेगा, क्या स्टडी करेगा, क्या सीखेगा, ये शिक्षक का विषय है। अगला प्रश्न, कोर पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस बिंदु पर जोर नहीं देता है? प्रजातांत्रिक विधियों को, समस्या समाधान को, विषय वस्तु के उचित संगठन को, या सहकारी योजना को? इसका उत्तर होगा विषय वस्तु के उचित संगठन को। जो कोर पाठ्यक्रम है वो विषय वस्तु के उचित संगठन पे ध्यान नहीं देता है, बाकी प्रजातांत्रिक विधि, समस्या समाधान और सहकारी योजना इस सभी पर उनका जोर रहता है। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त क्रियाओं को विद्यालय में सम्मिलित करने का प्रमुख कारण है? शिक्षकों को व्यस्त रखना, छात्र निवेदन, माता पिता का आग्रह, या सामुदायिक मांग? देखिए यहाँ पाठ्यक्रम के साथ साथ अतिरिक्त एक्स्ट्रा कार्यक्रम या एक्स्ट्रा क्रिया है, उसको जो सम्मिलित जो करने का जो कारण वो क्या है? छात्र निवेदन। अब छात्र स्कूल प्रशासन से, शिक्षक से निवेदन करेगा, सर हम कोई कार्यक्रम करेंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे, पेंटिंग करेंगे, अगर वो कोई नाटक करेंगे तो अपना कला का प्रदर्शन करेंगे, तो वो निवेदन करता है। उसी निवेदन के आधार पर एक क्रिया सब जो है सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों के विकास को संवर्धित करना, छात्र अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना, छात्र को उन्नतिशील विद्यालय वातावरण प्रदान करना, या छात्रों को विद्यालय छोड़ने से बचाना? इसका सही उत्तर होगा छात्रों के विकास को संवर्धित करना। पाठ्य सहगामी क्रिया का ही मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों के विकास को संवर्धित करना। 20वां प्रश्न है, विद्यालय में पुस्तकालय की मुख्य उपयोगिता होनी चाहिए? गृह कार्य करने में, पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन में, संदर्भ पुस्तकों के अध्ययन में, आवश्यक सूचनाएं ग्रहण करने में? तो इसका सही उत्तर होगा आवश्यक सूचनाएं ग्रहण करने में। जो विद्यालय में पुस्तकालय होती है, जो लाइब्रेरी होती है, वहाँ पर कई तरह की पुस्तकें होती हैं, खेल से, मनोरंजन से, विशेष सामग्री से संबंधित। उससे क्या होता है कि बच्चे जो है उनको आवश्यक सूचना मिलती है, कई तरह की जानकारियाँ मिलती है, उसमें इसको लाभ मिलता है कई तरह की जानकारी के लिए। तो ये आवश्यक सूचना जो जरूरी उनको होता है वो सारे उसके उम्र के हिसाब से, कक्षा के हिसाब से पुस्तकालय में होनी चाहिए। चलिए 21वां प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक निम्नलिखित में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं?
माता पिता के प्रति, सामान्य जनता के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति या विद्यालय अधीक्षक के प्रति? तो इसका सही उत्तर होगा सामान्य जनता के प्रति। देखिए, प्राथमिक कक्षा में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे समाज से आते हैं और समाज के जो गार्जियन है, जो अभिभावक हैं, वो बच्चे के प्रति चिंतित होते हैं। तो प्राथमिक कक्षा के शिक्षक जवाबदेह लेना पड़ता है समाज के लिए, जनता के लिए, जनता के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं, वो डायरेक्ट जनता से कनेक्ट होते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर गया ऑप्शन नंबर बी के साथ, सामान्य जनता के प्रति इनका उत्तर होगा। शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य है, शिक्षक का सबसे बड़ा ड्यूटी क्या है? अपने समुदाय की सेवा करें, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुसरण करें, या छात्रों का कल्याण करें, या मित्र शिक्षकों की मंडली में रहे। साथियों, शिक्षक का सबसे पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि छात्रों का हित, छात्रों का कल्याण किसमें हो, वो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए कार्य करता है। तो हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, छात्र के लिए ही शिक्षक है, उनका वही दायित्व है कि छात्र का अधिक से अधिक हित हो। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है 23वां प्रश्न। यदि शिक्षण के दौरान छात्रों को कुछ भी याद नहीं हुआ या सीखा है तो क्या कहा जाएगा? तो वह कहा जाएगा कि शिक्षण नहीं हुआ, अध्ययन नहीं हुआ, या परीक्षा नहीं ली गई, या गृह कार्य नहीं दिया गया। देखिए, यदि बच्चे कुछ भी याद नहीं कर पाते या कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, इसका मतलब है शिक्षण ही नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं हुआ। इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत बड़ा दायित्व है कि यदि विद्यालय में बच्चे की जो है सीखने का कार्य शून्य हुआ है, उसको कुछ भी याद नहीं हुआ, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो समझिए कि शिक्षण ही नहीं हुआ है। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है 24वां प्रश्न। कक्षा के आधारित सिद्धांतों के निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिस्थापना की जानी चाहिए? प्रधानाचार्य, छात्र समूह, या छात्र एवं शिक्षक, या शिक्षक? तो देखिए, कक्षा में जो सिद्धांत है, जो भी है, उसमें छात्र और शिक्षक दोनों को मिलकर इसकी प्रतिस्थापना किया जाना चाहिए, मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर सी के साथ, छात्र एवं शिक्षक। अगला और अंतिम प्रश्न है, सभी शिक्षकों का सामूहिक रूप से मानसिक झुकाव पाया जाता है? निराशावादी, मौलिकतापूर्ण, उदारवादी, या संकुचित एवं पुरातन? तो साथियों, देखिए, जो शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों का एकदम जो सामूहिक रूप से ये मानसिक झुकाव है संकुचित एवं पुरातन। अधिकांश शिक्षक पुरातन विचारधारा के होते हैं, संकुचित विचारधारा के होते हैं, परंतु इस बात से तुम सहमत नहीं है। कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो अपडेट है, लेटेस्ट है, लेकिन इसमें ऑप्शन में सही होगा ऑप्शन नंबर डी ही, संकुचित एवं पुरातन। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार ज्ञान चक्षु। आप सफल हो, हमारी कामना है।